सॉल्यूशन कर लो। 825 FA कोड का है, सामाजिक विज्ञान देख सकते हो। आपका जो 7 मार्च को पेपर है पता होगा क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, है ना, तो पता होगा आप लोगों को। तो चलो शुरू करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हो, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है, 70 का पूर्णांक होता है, 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए मिलते हैं और साथ में 20-20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, केवल 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो 2 जगह नहीं होते, ठीक है। इसका उत्तर OMR शीट पर देना होता है, बाकी सारी चीजें आप लोग ये पढ़ सकते हो। चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है खंड आ कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जल्दी से आप लोग बताइए, 1882 ईस्वी में, 1885, 1887 या फिर 1888। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो 7 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। तो आपका सही विकल्प यहां पर हो जाता है 1885, यानी विकल्प नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा भैया कि भाई 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। कहां पर भैया? मुंबई में, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1928, 1929, 1930, 1932। तो आपको पता होगा 1929 ईस्वी से आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। और ये महामंदी कब तक चली थी? तो ये भी आप याद रख लेना भैया, 1939 से 1940 ईस्वी तक चली थी, ठीक है, मतलब इतने से इतने वर्ष तक चली थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहां पर आता है, देख सकते हो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वैसे मुझे भी जुकाम है ठीक है। तो यहां पर आपका पहला विकल्प है बिस्मार्क, दूसरा है काबूर, तीसरा है मैजनी यानी मैथ्सिनी भी बोलते हैं, या फिर मेटरनिक। तो यहाँ पर आपको पता होगा, ये सारे विकल्प आपको पता होंगे। यहाँ पर अलग दिख रहा है आपका मेटरनिक, तो आपका ये वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोग याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चौथा आता है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जल्दी से आप लोग बताइए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो मैं थोड़ा पास कर लूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझ में आए। तो जल्दी से आप लोग बताइए, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट की, या फिर ऑटोवन बिस्मार्क, या विलियम प्रथम? तो विलियम प्रथम जो है दोस्तों, ऑटोवन बिस्मार्क का मतलब राजा था कह लो, और विलियम प्रथम का ऑटोवन बिस्मार्क जो है प्रधानमंत्री था। अब जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका है वो तो निभाई थी ऑटोवन बिस्मार्क ने। जब एकीकृत जर्मनी हो गया था, वहां का जो राजा प्रथम वाला बना था वो बना था विलियम प्रथम। तो ये भी आप याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। आगे हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भैया ये बिल्कुल फ्री में आंसर मिलता है ना क्वेश्चन, मतलब ये तो बिल्कुल भाई आप लोग कर लोगे। अगर इसे नहीं कर पा रहे हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? यार सिंपल, महात्मा गांधी, है ना। आगे यहाँ पर है 6वें नंबर का क्वेश्चन, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? जल्दी से बताइए। विकल्प नंबर ए है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, बी है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, सी है आपका केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, या फिर राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य? जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर याद रख लेना, बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार, देख रहे हो सामुदायिक मतलब सभी को भागीदारी मिलना। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य जो है। देखो जो बेल्जियम है यहाँ पर ज्यादातर डच बोलने वाले लोग रहते हैं, मतलब भाषा के हिसाब से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ पर ज्यादातर कौन कौन से लोग रहते हैं? डच बोलने वाले और एक आपके फ्रेंच बोलने वाले, है ना। तो ये दोनों भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इन दोनों को मतलब बराबर अधिकार वहां पर प्राप्त हैं, जो भी सरकार चुनी जाती है। यहाँ पर 7वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? जल्दी बताइए। व्यापार, कृषि, शिक्षा, रक्षा? तो यहाँ पर कौन सा संघ सूची का विषय है पूछा है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, संघ सूची का विषय कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो ये तो आपका देखो समवर्ती सूची का विषय हो गया, रक्षा हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है संघ सूची का विषय, ठीक है। तो राज्य सूची का विषय यह है कृषि, ठीक है। अब यहाँ पर संघ सूची का क्या हो जाएगा भैया? समवर्ती सूची का तो शिक्षा हो जाता है, रक्षा जो है ये संघ सूची का है, व्यापार भी है ना। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना क्या हो जाएगा आपका, ये समवर्ती सूची का ये भी है, तो ये रक्षा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। संघ सूची पूछा है, मतलब केंद्र सूची कह लो, ठीक है। संघ मतलब केंद्र सरकार जो यहाँ पर कानून बनाती है ना, केवल केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है, तो वो रक्षा संबंधित कार्य होते हैं।
जानते हो रक्षा मंत्रालय के प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होते हैं, पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 8वां, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 28 हैं या फिर 29 हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले देखो 27 राज्य हुए करते थे, फिर बाद में बढ़ के 28 हुए, 29 भी हुए, लेकिन फिर से हमारे जो राज्य हो गए 28 हो गए। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 हुआ करते थे, अब वो 8 हो गए। अब आपको पता होगा धारा 370 के बारे में कि जम्मू एवं कश्मीर जो थे वो पहले राज्य में शामिल होते थे, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला विकल्प इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ें, आगे आपका आता है, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 8 लिखना, ठीक है, पूछ सकता है। 9वां यहाँ पर, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है? समाज में स्त्री एवं पुरुष की समान भूमिका। हाँ जी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने से ही पता चल रहा है। आगे बढ़ें, आगे हमारा आता है, तो इनको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई ये नहीं होंगे जब पढ़ोगे। 10वां है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यार ये तो बिल्कुल फ्री में आपको मिला है। ठीक है, मतलब आप कह लो एकदम गिफ्ट तौर पर, पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, तो भैया हिंदी हो जाएगी। अब यहाँ पर अंग्रेजी अगर दे देगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो याद रखना अंग्रेजी ज़्यादा नहीं है, हिंदी हमेशा ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो यहाँ पर आपको बताना है परंपरागत संसाधन, परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं या संसाधन होते हैं उनको नवीकरणीय कहते हैं, और ये क्या है? परंपरागत, इनको अनवीकरणीय योग्य कहते हैं। यहाँ पर याद रख लेना, अनवीकरण कहते हैं, कह लो। ठीक है, अब अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पर कौन से हैं? प्राकृतिक गैस ही तो है, और यहाँ पर गैर परंपरागत में ऊर्जा, सौर ऊर्जा ज्वरी है, क्योंकि इनको हम नवीकरणीय कर सकते हैं, मतलब फिर से हम उपयोग कर सकते हैं, तो आपका यही वाला हो जाएगा। 12 है आपका, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर याद रख लेना राजस्थान, क्योंकि जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये कह लो, वहाँ पर बारिश भी होती है ज़्यादा। 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? भैया तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा यहाँ पर पूछा है, तो आप लोग याद रख लेना भैया कौन सा हो जाएगा आपका विकल्प नंबर, कौन सा हो जाएगा? सही से बताना। तो आपका विकल्प नंबर भैया ए ही सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर भैया आप अगर याद रख लेना तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर होता है राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर भैया जो होता है हमारा वो होता है तमिलनाडु। आपको पता होगा तमिलनाडु, ये जो है तांबा उत्पादित प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश प्रथम पर है, और द्वितीय पर राजस्थान, तृतीय पर तमिलनाडु। तीसरा है आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। देखो बॉक्साइट तो लोहे का ही प्रकार होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। जस्ता आप जानते हो, जिंक आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये तो धातु ही होती है। मैग्नीज धातु ही होती है। तो भाई बचता हमारा अभ्रक है, तो यही वाला आपका सही है। ठीक है, आगे 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? तो अजैव संसाधन आपको बताना है, पशुधन है, प्राकृतिक वनस्पति है, चट्टाने हैं या मत्स्य। देखो अजैव, अजैव मतलब जो जीव से जुड़ा ना हो, कह लो। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सारे तो भाई जीवित होते हैं, आप कह लो सजीव होते हैं। पशुधन जो है ना, ये भी सजीव होता है, तो ये हो नहीं सकता, दोनों नहीं हो सकते। मत्स्य, मत्स्य मतलब देखो यहाँ पर अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा मत्स्य मतलब होता है मछली, तो ये हो नहीं सकता, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा चट्टाने, है ना, या पत्थर कह लो। कहीं कहीं पर मैंने देखा सीमेंट भी आ जाती है, तो सीमेंट या कह लो, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो जल्दी से बताइए कहाँ पर अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये तीनों नहीं है भाई, यहाँ पर आपका केरला सही है। केरला में यहाँ पर भाई साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? तो मुझे याद है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पाई जाती है भैया साक्षरता दर, जानते हो कितनी? 93.91% पाई जाती है भाई। और दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, और तीसरे नंबर पर मिजोरम है ना। लक्षद्वीप में 92.28% लगभग पाई जाती है, और मिजोरम में 91.58% पाई जाती है। 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? भाई प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है? प्राथमिक का मतलब कह लो प्राकृतिक, क्या है भैया? प्राकृतिक क्षेत्र, बस प्राकृतिक देन कह लो, नेचुरल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ोगे तो। मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी।
तो भाई मछुआरा क्या करता है, मछली पकड़ता है, बेचता है, तो भाई यही तो हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मतलब बेचता है भाई तो पैसे कमाता है, तो आर्थिक हो गया है ना। आर्थिक जहां पर अर्थव्यवस्था वाला चीज आ जाती है, आर्थिक चीजें आ जाती हैं, वहां पर मतलब पैसा से जुड़ी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा। 18 है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम को बोला जाता है RTI। क्या है RTI, मतलब कि भैया क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, तो यही होता है। तो ये होता है आपका, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिनियम है वो 2005 में लागू किया गया था। आगे आपका 19 है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन दे दिया भाई, पुलिस स्टेशन नो भैया। उपभोक्ता जो है सिविल न्यायालय नो, उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए, जिलाधिकारी के पास भी नहीं जाना चाहिए भाई, यहाँ पर उपभोक्ता केंद्र बोला ही गया है, वहीं जाना चाहिए। 20वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब जो संगठित नहीं है, जैसे कृषि, ये देखो बैंक में ये सरकारी वाला होता है भैया, ये तो नहीं हो सकता। सैनिक भी नहीं हो सकता, ये अधिकारी है ना, नहीं हो सकता। कृषि मजदूर वाले जितने भी मजदूर वर्ग होते हैं वो सारे असंगठित क्षेत्र होते हैं, जैसे घरों में काम करने वाले हो गए, है ना, ईंटा गारा जो करते हैं मजदूर, कृषि में काम करने वाले हो गए, मतलब जो संगठित नहीं है, सरकार की नज़रों में नहीं होते हैं ये सब, है ना, तो ये आपके असंगठित हो जाते हैं कृषि मजदूर। उसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे देखो यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है, और बाकी इसके आंसर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए भैया। 4 नंबर के यहाँ पर आता है, सॉरी, तो देखो 4 नंबर के लिए आपको क्या करना है, 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, बस सिंपल, ठीक है। पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिख दो, फिर 4 पॉइंट लिख दो भाई, कारण कौन से, निम्नलिखित कारण है, 4 कारण। जोसेफ मैथ्सनी या मैथ्सनी के विचारों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, अथवा में भी देगा तो टेंशन नहीं है भाई, 4 नंबर मिलेगा, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। 22वां नंबर है भाई, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की जो चुनौतियां उसका आपको बताना है भाई, लोकतांत्रिक सरकार की क्या कमियां होती हैं, क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा। अथवा में है, क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब आपको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, भारतीय संघ को, जो आपका केंद्र सरकार कह लो, केंद्र के बारे में बोलना है यहाँ पर, ठीक है, अर्धसंघीय ढांचा। 23वां यहाँ पर, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। सड़क परिवहन के जो सापेक्षिक लाभ है भाई, बोल दो भाई, ट्रांसपोर्टेशन सुगम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सुगम होता है, ये सारी चीजें। तो 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट याद रख लेना। पॉइंट ज्यादा लिखना, जितने नंबर का उससे ज्यादा पॉइंट लिखना, कम नहीं। जैसे 4 नंबर का तो 6 लिख सकते हो, तो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता भाई, क्या काटेगा, है ना। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपका 24 नंबर, ये देखो इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यानी विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, क्रियाकलाप, नुकसान, फायदा, ये सब, है ना। अथवा उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, तो ये भी चीज़ है भाई, है ना। उसके बाद आपके ये है वर्णनात्मक 2। अब देखो ये 4 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं सारे के सारे, ठीक है। कितने आते हैं, 1 2 3 4, मतलब 16 नंबर के आपके सबसे शुरू में 4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, है ना। 4 चौक 16। अब देखो 8 दिए हैं, ठीक है, 8 दिए हैं, 8 में से आपको क्या करना है, 4 ही करना है, ठीक है, और इसके लिए आपको मिलेंगे 16 नंबर, ये भी पता होगा। उसके बाद हमारा आता है, देखो यहाँ पर 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया 25वां, देखोगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण साथ में शामिल कर दिया गया है। उसके बाद है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है 26, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अथवा में भी दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। भैया ये 6 नंबर के हैं, तो यहाँ पर देखोगे 12 नंबर इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी दिया गया है, ध्यान देना यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर 6 नंबर के 12 नंबर उधर, 6 18 6 चौको 24, 4 प्रश्न ही 6 नंबर के होते हैं, मतलब 24 नंबर के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन 27 है, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकारों की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में दिया है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय बताइए। भाई जो भूमि से रिलेटेड आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद है 28, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में असंगठित एवं संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश आपको डालना है। अब देखो मानचित्र संबंधी कार्य, ये आपको 2 मानचित्र मिलेंगे, जिसके लिए आपको इसके लिए 5
नंबर और इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मानचित्र में भरना पड़ेगा। तो भाई ये भर लेना, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, भैया कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये आपको भरना है। उसके बाद आपका है भैया वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था, है ना, वो चीज़ है। वह स्थान जहां पर भूमि पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मानचित्र में भरना सीख लो, बस सिंपल। आपके भैया 70 में से कम 65 नंबर तो आ ही जाएंगे गारंटी के साथ। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है एक्चुअली में वो 825 FA कोड का है, 2023 वाला जो प्रीवियस ईयर का है। और देखो आप 2024 वाला मिल भी नहीं सकता, और कोई जो भी दे रहा है वो फेक दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो बस